गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग, जिस किसी भी टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि मार्जिन आपका स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, हम लोग अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। लास्ट वीडियो जो मेनली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पर थी, उसमें हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और इसके साथ ही साथ हमने थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ा। रदरफोर्ड मॉडल तक ये एस्टैब्लिश हो गया था कि हर एक एटम में एक सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है +1.6। यानी प्रोटॉन पर चार्ज अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज लिखेंगे तो हम लिखेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक। अब इस सारी कवायद के बाद एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि हमारे एटम का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के अंदर आ गया। यानी ये अगर आपका न्यूक्लियस है तो इसमें ये प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है? वो होता है नेगेटिव, दैट इज़ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब इस सब के बाद आया बोहर का मॉडल। बोहर साहब ने एक एटम के लिए मॉडल दिया अपना, जिसको बोहर एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल के हिसाब से उन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए जिनको कि हमें डिस्कस करना है। देखिए, एक एक पॉइंट को हम लेते जाते हैं धीरे धीरे और एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं। जैसे पहला पॉइंट बोहर साहब ने दिया, पॉइंट नंबर 1, एटम्स हैज़ ए सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, कि हर एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा। अब इस न्यूक्लियस में क्या क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स विथ फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। अब बोहर साहब ने पॉइंट नंबर 1 में बताया कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहेंगे, यानी चक्कर लगाते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे, चक्कर लगाएंगे न्यूक्लियस के चारों ओर। और कहाँ चक्कर लगाएंगे? ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगी जिनमें एक फिक्स एनर्जी लेवल होगा। उस फिक्स एनर्जी लेवल
पर फिक्स वेलोसिटी के साथ ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। ठीक। पॉइंट नंबर 3 में बोहर साहब ने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। बोहर साहब ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएगा जहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जहाँ पे h आपका क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। और पाई आप जानते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 या फिर 22/7। ठीक। अब यहाँ पर एक टर्म आया है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब ही यही होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएगा, सिर्फ उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएगा जिनमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक। इसी चीज़ को हम क्वांटाइजेशन कंडीशन कहते हैं। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करें, किस चीज़ से रिप्रेजेंट करें, L से, तो L जो है ये हमारा आ जाएगा L = h/2π और n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। n यहाँ पे हमारा एक इंटीजर वैल्यू होगी। यहाँ पर n की वैल्यू हमारे सेल के नंबर को या ऑर्बिट के नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर n क्या है, सेल नंबर और ऑर्बिट नंबर। अब n की वैल्यू कौन कौन सी ले सकते हैं बोहर थ्योरी में, n = 1, n = 2 भी हो सकता है, n = 3 भी हो सकता है, n = 4 भी हो सकता है। बोहर थ्योरी में n = 1 को K सेल K कहा गया या K सेल कहा गया, n = 2 को L सेल कहा गया, n = 3 को M सेल कहा गया, n = 4 को कैपिटल N सेल कहा गया। ठीक। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है। अब आते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। देखिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें डिस्कस करना है तो सपोज़ कीजिए ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है, ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगा रहा है। सपोज़ इस जगह पर एक टाइम पर इलेक्ट्रॉन है और इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ये वाला पॉइंट, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है और v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा v वेक्टर। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ को होगा v वेक्टर। अगर सपोज़ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा इस तरह से v वेक्टर। ठीक है। तो अगर हम r और v के बीच का एंगल निकालें तो ये एंगल आएगा, ये, इसको मान लिया हम थीटा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? थीटा। ठीक। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालें, एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर, ठीक है, अगर हम एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर निकालें
तो ये एल वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर, जहाँ पर पी हमारा क्या है, मोमेंटम है। ये पी हमारा क्या है, मोमेंटम है, और एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम। अब हम जानते हैं मोमेंटम की वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी, तो इस चीज़ को अगर हम पुटअप कर दें तो ये हो जाएगा आर वेक्टर इंटू एम इंटू वी वेक्टर। ठीक है, तो अब अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा m इंटू आर वेक्टर इंटू वी वेक्टर। अब यहाँ से अगर हम r वेक्टर और v वेक्टर को सॉल्व करें, r वेक्टर और v वेक्टर को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा m इंटू आर इंटू वी साइन थीटा। ठीक, अब थीटा की वैल्यू यहाँ ध्यान से देखिए ये कितनी आ रही, 90 डिग्री। तो यहाँ हमने रख दिया m इंटू आर इंटू वी इंटू साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा m वी आर, यानी l वेक्टर हमारा आया m वी आर, यानी इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में अगर घूम रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा हमारा m इंटू वी इंटू आर के बराबर। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब बोहर साहब ने पहले अपनी थ्योरी में बताया कि जो तो अब ये इस्टेब्लिश हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम हमारा आ गया mvr के बराबर। और बोहर साहब ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल वैल्यू के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि देखिए ये mvr ये भी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है, और बोहर साहब ने बताया था कि h/2π का इंटीजर वैल्यू, यानी इसको अगर n से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी क्योंकि दोनों ही एंगुलर मोमेंटम है। तो ये एक अच्छी सी इक्वेशन आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए आपकी बन गई कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π, जहाँ पर h आपका प्लांक कांस्टेंट है, v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, r जो है रेडियस, m मास। ठीक, तो इस इक्वेशन को आप लोग नोट कर लें। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो बोहर साहब ने बताया, पॉइंट नंबर 4, बोहर साहब ने पॉइंट नंबर 4 में बताया कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है या रिवॉल्व करता है, पॉइंट नंबर 4, सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, और इलेक्ट्रॉन आपका इस ऑर्बिट में ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में यहाँ चक्कर लगा रहा है। ठीक, तो अब जब सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो सर्कुलर मोशन के लिए आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। काहे की ज़रूरत पड़ती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो इलेक्ट्रॉन को वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता कहाँ से? इलेक्ट्रॉन को ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। देखिए यहाँ ये रहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज, ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर है पॉजिटिव चार्ज। तो अपोजिट चार्जेस के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं
नोट कर लीजिए आप लोग, वाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ऐसे लिखेंगे, while revolving the electrostatic force of attraction between nucleus and electron provides centripetal force। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़े। अब देखिए, तो इस पॉइंट नंबर 4 के बेस पर हम कह सकते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस Fe है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो Fc है, तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है, ये पॉइंट नंबर 4 से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है लेकिन फिर भी समझिए। सपोज़ यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है कोई जिस पर चार्ज है Q1, और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है कोई जिस पर चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज़ R है। ठीक, तो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा वो हो जाएगा आपका Fe इज़ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, और जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा Fc, ये इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर मोशन में है, अगर इसका सेंट्रीपिटल फोर्स निकालेंगे तो ये बराबर आ जाएगा हमारा mv² अपॉन R। ठीक, तो अब यहाँ तक क्लैरिटी है। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि न्यूक्लियस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है। हम बात कर रहे हैं कि ये एक हमारा पॉइंट चार्ज है न्यूक्लियस और ये एक हमारा पॉइंट चार्ज है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो न्यूक्लियस पॉइंट चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं, इस पर टोटल कितना चार्ज होगा। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर अगर उसका एटॉमिक नंबर Z है, अगर जिस एटम को हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर उसका एटॉमिक नंबर हम कितना मान लें, Z मान लें, ठीक है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर कितना होगा। देखिए, Z एटॉमिक नंबर यानी Z प्रोटॉन होंगे उसमें, और एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वही एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। बात समझ में आई, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है। अंतर केवल उनके नेचर का हो जाता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होते हैं। तो इस तरह से अगर हम टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस निकालें तो ये हमारा आ जाएगा। देखिए, प्लस में होगा चार्ज और Z यानी इतने प्रोटॉन होंगे, और एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना है, जितना इलेक्ट्रॉन पर है, यानी हम इस प्लस Z को अगर E से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल उतना चार्ज हमारे न्यूक्लियस पर होगा। इसी चीज़ को फर्दर आगे के डिस्कशन में, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये सेंट्रीपिटल फोर्स,
ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों को बराबर करते हैं ज़रा। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू, देखिए Q1 क्या है आपका पहला पॉइंट चार्ज जो कि आपका इलेक्ट्रॉन है, तो Q1 की जगह हमने E रखा, ठीक है, इंटू Q2 हमारा कितना है चार्ज ऑन न्यूक्लियस, तो ये हो जाएगा हमारा ZE। तो आ गया हमारा Q1 Q2 हो गया डिवाइडेड बाई R², ठीक। अब ये FE बराबर FC कर रहे हैं, FC की जगह हम रखेंगे mv²/r, ठीक। तो आगे के फर्दर डिस्कशन के लिए इसको हम मान लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने, ठीक। अब ये 4th पॉइंट का इतना डिस्कशन है बोहर थ्योरी में, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। किस पर आते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में बोहर साहब ने बताया कि while revolving in a particular orbit on an electron neither gains energy nor loses energy। यानी इलेक्ट्रॉन जब किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, सपोज़ ये आपका ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते टाइम ना तो एनर्जी को गेन करेगा और ना ही एनर्जी को लूज़ करेगा, ठीक। तो इसी पॉइंट को लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5, while revolving in a particular orbit an electron neither gains nor loses energy, ठीक। एनर्जी of an orbit is fixed, ठीक। अब चूंकि एनर्जी फिक्स हो गई तो इसी वजह से बोहर साहब ने इन ऑर्बिट्स को बोला स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। क्या बोला बोहर साहब ने, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स बोला। जैसे आपके पास पहला सेल है n = 1, जिसको कि k से भी डिनोट करते हैं, या n = 2 जिसको आप L से डिनोट करते हैं, या n = 3 जिसको आप कैपिटल M से डिनोट करते हैं, या n = 4 जिसको आप कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये सब के सब क्या हैं, ये स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स हैं बोहर थ्योरी के हिसाब से, ठीक। क्लियर है ये पॉइंट। अब आते हैं बोहर थ्योरी के लास्ट पॉइंट पर। बोहर थ्योरी का जो लास्ट पॉइंट है वो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स जिनमें चक्कर लगा रहा है वो उनमें रहते हुए एनर्जी को गेन भी कर सकता है और एनर्जी को लूज़ भी कर सकता है। सपोज़ ये इलेक्ट्रॉन, सपोज़ ये न्यूक्लियस है किसी एटम का और ये सर्कुलर ऑर्बिट है, इसके बाहर भी ऑर्बिट्स होंगी, इसके भीतर भी ऑर्बिट्स हो सकती हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है सपोज़, अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा तो अपने नेक्स्ट हायर एनर्जी के ऑर्बिट में यानी ऊपर वाले में जंप कर जाएगा।
अगर एनर्जी लूज़ करेगा तो अपने से नीचे के एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएगा। ठीक है। और सपोज़ आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये एनर्जी को गेन करता है और हायर एनर्जी लेवल पर मूव कर जाता है, यानी यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है एनर्जी को गेन करके। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई यहाँ से यहाँ जंप करने की, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लीजिए, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ इस एनर्जी लेवल पर है और एनर्जी लूज़ करता है और लोअर एनर्जी लेवल पर आ जाता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो अब ये सवाल उठता है कि क्या इलेक्ट्रॉन किसी भी अमाउंट के एनर्जी को गेन या लूज़ कर सकता है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही एनर्जी गेन या लूज़ करेगा जिसको गेन या लूज़ करने के बाद वह अगले या पिछले फिक्स्ड एनर्जी लेवल या फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट के एनर्जी लेवल की बराबरी कर ले। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये जब भी एनर्जी गेन या लूज़ करेगा तो सिर्फ उतनी ही एनर्जी गेन या लूज़ करेगा जिसमें वो अपने से आगे के एनर्जी लेवल पर पहुँच जाए या अपने से पीछे के एनर्जी लेवल पर पहुँच जाए। बीच का कोई भी एनर्जी वो गेन या लूज़ नहीं करेगा। ठीक है? बात समझ में आई? तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें भी आपको सुविधा हो वो काम आप कर लीजिए। इसके बाद बोहर थ्योरी के जो भी पोस्टुलेट्स थे, बोहर साहब ने अपनी थ्योरी में जो भी पोस्टुलेट्स दिए वो सब अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब हमें एक टेबल को देखना है जो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। इस टेबल में बोहर थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, उसके रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी और वेवलेंथ कैसे निकाले जाएंगे उसके फार्मूले दिए हुए हैं। इन फार्मूले में जैसे आप रेडियस का फार्मूला देखिए, तो रेडियस का फार्मूला है आपका r इज इक्वल टू n स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर अपॉन m इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर। ये फार्मूला आप किसी भी पार्टिकल के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पर n आपका ऑर्बिट का नंबर है, h प्लैंक कांस्टेंट है, पाई आप जानते हैं 3.14, m यानी कि मास ऑफ द पार्टिकल, और चूंकि पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे रखा जाएगा, z एटॉमिक नंबर, और E आपका चार्ज ऑन पार्टिकल दैट इज़ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो रखा जाएगा। इसी के बाद 2 नंबर पर भी रेडियस का ही फार्मूला है। तो इनमें जो पहला नंबर 1 का फार्मूला है उसमें आप जब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, पाई की वैल्यू हैं और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देते हैं तो यही रेडियस आपकी आ जाती है n स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर इसी वैल्यू को हमें नैनोमीटर में निकालना हो तो हमारा फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.0529 नैनोमीटर। और इसी से हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिट एंड रेडियस।
रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अगर z को कांस्टेंट लिया जाए। इसी तरह से हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि R1/R2 इज इक्वल टू N1² तो इन सब का डेरिवेशन जो है आप सबकी बुक्स में बहुत अच्छे से दे रखा है, उसको फर्दर डिस्कस करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़रूरत किस बात की है कि ये सारे फार्मूले आपको टिप्स पर याद हों, तभी आप इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी डायरेक्टली उनको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको सपोज़ नैनोमीटर में आपसे पूछा गया है रेडियस की वैल्यू और आप पूरा नंबर 1 का फार्मूला लगाएंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में टाइम ज़्यादा लगेगा और टाइम आपके पास एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है, तो ये सारे फार्मूले आपके टिप्स पर होने चाहिए। अब मैं ये टेबल्स क्यों डालता हूँ फार्मूलों की या और सारे प्रॉपर्टीज़ के लिए? देखिए, हमारा ब्रेन जो है वो एक अलमारी की तरह से होता है। जैसे आपके घर में एक अलमारी होगी कोई, और उस अलमारी में जैसे बहुत सारे कपड़े आपको रखने हैं और आप उन कपड़ों को बेतरतीब तरीके से रखते हैं और किसी दिन आपको किसी कपड़े की ज़रूरत पड़ती है तो आपको फिर वो पर्टिकुलर कपड़ा ढूंढने में टाइम बहुत लगता है। सेम इज़ द केस विथ योर ब्रेन। अगर आप अपने ब्रेन में कुछ इन्फॉर्मेशन को बहुत सफाई से, बड़े सलीके से रखते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आप ज़रूरत के टाइम पर बहुत तेज़ी से रिट्रीव कर सकते हैं। और फार्मूला याद करने का सबसे अच्छा टेक्निक है कि फार्मूलों को आप टेबुलर फॉर्म में लिखें और अपने नोट्स में ले लें, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा आसानी से रिवाइज कर सकें और उनका तुरंत यूज़ कर सकें। तो बोहर थ्योरी यहीं पर अब ख़त्म करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।